गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मणिकांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार शरीफ। अभी बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए पेपर 8 से अर्थात नॉलेज एंड करिकुलम से एक प्रकरण पर चर्चा कर रहा हूँ। ये प्रकरण है टीचिंग एंड टीचर। चूँकि इससे पहले मैं टीचिंग के विषय में चर्चा कर चुका हूँ, शिक्षण के विषय में चर्चा कर चुका हूँ मैं कि शिक्षण क्या है, इसके कौन कौन से स्तर हैं, किस स्तर में बालकों में सीखने की क्षमता का विकास किस प्रकार होता है। इसकी चर्चा मैं पहले क्लास में भी कर चुका हूँ कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं: स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। इस विस्तार से मैं चर्चा कर चुका हूँ पहले क्लास में। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे टीचिंग एंड टीचर, शिक्षण व शिक्षक। अब दोनों में कैसे संबंध स्थापित होता है, शिक्षक और शिक्षण के बीच में क्या कैसे प्रक्रिया होती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। बालक, अध्यापक तथा विषय या पाठ्यक्रम। त्रिध्रुवी प्रक्रिया में आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि इसमें 3 ध्रुव होते हैं: बालक होते हैं, अध्यापक होते हैं और विषय या पाठ्यक्रम। इस क्रिया के ये तीनों केंद्र बिंदु होते हैं। शिक्षण द्वारा इन तीनों के बीच संबंधों का स्थापना होता है। अब हम लोग जान रहे हैं कि शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, तीनों में संबंध स्थापित होता है। तो संबंध स्थापित आखिर होगा कैसे, कैसे तीनों में संबंध स्थापित करेंगे? तो इसका एक ही उपाय है, शिक्षण। शिक्षण के माध्यम से ही हम तीनों को एक सूत्र में बांध सकते हैं। और फिर सोचने वाली बात है कि ये तीनों एक सूत्र में बंधाएंगे कैसे, तीनों को एक सूत्र में कौन बांधेंगे? तो इसमें शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल होता है। शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे रायवर्धन ने स्पष्ट किया है, रायवर्धन ने क्या स्पष्ट किया है वो देखिए। देयर आर 3 फोकल पॉइंट्स, देयर आर 3 फोकल पॉइंट्स इन एजुकेशन: द टीचर, द चाइल्ड एंड द सब्जेक्ट और सिलेबस। ठीक है, ये 3 फोकल पॉइंट है इसके: टीचर, चाइल्ड और सब्जेक्ट्स। टीचिंग इज द फर्स्ट प्लेस इन रिलेशनशिप विच इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन दीज 3। मीन्स कि शिक्षण जो होता है वो पहला प्लेस है, उसका पहला जगह है जो इस तीनों की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। उसके बाद अब फिर समझिए कि इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करने में, शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने में शिक्षकों का विशेष महत्व होता है। मीन्स कि महत्व शिक्षक का ही होता है। अब देखिए, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शिक्षक को किन किन बातों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला ध्यान क्या होना चाहिए। तो पहला ध्यान होना चाहिए शिक्षकों का बाल प्रकृति। बाल प्रकृति, तो बाल प्रकृति में क्या होता है कि सामान्य रूप से जनरली शिक्षकों को बालकों के स्वभाव से परिचित होना चाहिए। बालक का स्वभाव कैसा है, किस टाइप का बालक है, चिड़चिड़ा दिमाग का है कि शांत दिमाग का है, कि उतावला होने वाला है, कि मंद बुद्धि का है, मतलब उसके स्वभाव से परिचित हो जाइए आप। हमारा पहला कर्तव्य ये बनता है कि जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने जा रहे हैं, उसमें बालक की प्रकृति, उसका क्या है, बैकग्राउंड, स्वभाव कैसा है, पहले हमको इसको समझना है। उसके बाद निश्चित दृष्टिकोण। अब निश्चित दृष्टिकोण में क्या होता है कि आपको यह ध्यान रखना है एक शिक्षक होने के नाते कि बालक जो है जिसको आप पढ़ा रहे हैं, वो बालक आपके व्यक्तित्व से ज्यादा प्रभावित हो। शिक्षकों के व्यक्तित्व से अगर बच्चे प्रभावित हो जाते हैं तो ये शिक्षण की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से होती है। तो पहले आपके व्यक्तित्व से बच्चे प्रभावित होने चाहिए। ऐसी दशा में अपना दृष्टिकोण बना लीजिए कि बच्चे किस तरह आपके तरफ प्रभावित होंगे। उसके बाद स्वज्ञान का होना। स्वज्ञान का मतलब क्या कि आप खुद में कितने ज्ञानी हैं। मतलब कि आप जिस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को, जिस सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं आप, उसमें आपको कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, उस विषय के बारे में नई जानकारी कितना है आपके पास, ये बहुत बड़ा मायने रखता है टीचिंग में। आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और जब आप क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो पढ़ाने से पहले आपको ये सोच लेना होगा कि अगर मैं इस प्रकरण पे चर्चा कर रहा हूं तो बच्चे हमसे सवाल क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या सवाल हो सकता है इसमें। तो उसको आप अपने हिसाब से ध्यान में रखिए। मीन्स कि अगर अपने सब्जेक्ट पे आपको पूरा पकड़ है, आप स्वज्ञानी हैं अपने पेपर में, तो आपको समस्या नहीं हो सकती है। उसके बाद है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण उचित ढंग से। आपका जो विषय वस्तु है जिसको पढ़ाने जा रहे हैं, उसका एक क्रम होना चाहिए। उचित ढंग से प्रस्तुत कीजिए उसको। ऐसा नहीं कि पहले मैं बच्चे को प्रोनाउन पढ़ा दूं, उसके बाद मैं नाउन शुरू करता हूं, उसके बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम पढ़ाने चल रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टीच पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सही कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। उसके बाद उसके जो पार्ट्स हैं बारी बारी से, सीक्वेंस में, क्रमबद्ध तरीके से उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद सीधा मतलब ये है कि आपका जो भी चैप्टर है, चाहे हिंदी व्याकरण हो, अंग्रेजी ग्रामर हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, उसका एक क्रमबद्ध तरीके से, उचित ढंग से अपने कक्षा में बालकों के सामने रिप्रेजेंट कीजिए, सामने कीजिए। तभी शिक्षण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है। उसके बाद ज्ञान प्रदान करना या सूचना देना। इससे स्पष्ट है, आप शिक्षक हैं तो ज्ञान प्रदान तो आप ही कर सकते हैं।
क्योंकि आज से पहले जब गुरुकुल प्रणाली थी, गुरु के आश्रम में बच्चे पढ़ने जाते थे, तो गुरु का ही काम होता था ज्ञान प्रदान करना। माता पिता ज्ञान नहीं देते थे। हमारे समाज में हम जो एक अनौपचारिक शिक्षा है, जैसे हम चलना फिरना ये सब होता है, ये दूसरी शिक्षा है ये, लेकिन ज्ञान देने की बात होती है तो वो गुरु का ही काम होता है। आप सुने होंगे, एक कहावत है, गुरु के बिना ज्ञान का, चाहे गुरु किसी को मान लीजिए। तो आपका मुख्य काम ये है ज्ञान प्रदान करना, नई नई सूचना, नया नया इंफॉर्मेशन जो है उसको बच्चे के सामने प्रस्तुत करना, सही इंफॉर्मेशन, गलत नहीं, जो सूचना वैध हो। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि ज्ञान वही बन सकता है, वही सूचना ज्ञान बन सकता है जिसको वैधता प्राप्त हो चुकी है। जो सही सूचना है वही सच में ज्ञान बन सकता है। जो वैध सूचना हो, ट्रू इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही हो, वही सूचना ज्ञान बन सकता है। तो आपका काम है, एक शिक्षक होने के नाते आपका काम है बच्चे को ज्ञान प्रदान करना एवं सूचना प्रदान करना। अब बालकों को सिखाना, अब क्या सिखाएंगे बालकों को? अब बालकों को सिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप किताब खोल के बैठ जाइए, बच्चे भी बैठ गए और आप पढ़ रहे हैं, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, और बच्चे आपके पढ़ रहे हैं। आप पढ़ना बंद किए तो बच्चे भी पढ़ना बंद किए। तो रियल में ये सही टीचिंग नहीं है। ये आप पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आप पढ़ना बंद कर दिए तो बच्चे भी पढ़ना बंद कर दिए। इसलिए क्या करेंगे आप? तो इस विषय में एस.के. अग्रवाल ने क्या कहा है, देखिए, वास्तविक शिक्षा वह है जिसमें हम बालकों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब कि उसको मोटिवेट कर देते हैं कि देखो बच्चों, मैं रहूं या ना रहूं, मैं तुमको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, लेकिन तुम अपनी मर्जी से इसको पढ़ लेना। जो बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं, शिक्षकों की बात जब समझ में आ जाती है, वो बालक खुद ब खुद बिना कहे सुने अपना होमवर्क बनाने के लिए तैयार होते हैं। आप उनके पास बैठे या ना बैठे, लेकिन बच्चे आपकी कही हुई बातों को मानने के लिए तैयार होते हैं। वो खुद सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। कभी मैथ का किताब निकालने के बना रहे हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग कर रहे हैं, कभी साइंस का रीडिंग दे रहे हैं, तो क्या हो गया, स्वयं मोटिवेट हो गए बच्चे, अपने आप मोटिवेट हो गए और खुद से पढ़ने लगे। उससे आपका कोई रोल ही नहीं होगा, सिर्फ आपका रोल ये है कि बच्चे को सही दिशा में मोटिवेट कर दीजिए, सिखा दीजिए कि खुद से पढ़ो। ऐसा बनाइए बच्चे को कि अपने से पढ़ने लगे, हमको दबाव ना देना पड़े, प्रेशर ना देना पड़े बच्चे। वही चीज उसके बाद है प्रेरणा प्रदान करना। बच्चे को प्रेरित कीजिए, प्रेरणा दीजिए कि खुद से कैसे पढ़ेंगे बच्चे, अपने आप कैसे पढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को पूरा किस तरह से करेंगे वो। उसके बाद अगला है सही मार्गदर्शन। अब देखिए, आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब सबका लक्ष्य एक ही नहीं होता है, सब अलग अलग लक्ष्य के बच्चे होते हैं, सबका एम अलग होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई साइंटिस्ट बनना चाहेगा, कोई पायलट बनना चाहेगा, कोई शिक्षक बनना चाहेगा। तो आपके क्लास के बच्चे का एम अलग अलग है, तो आप उसके एम के हिसाब से सही गाइडलाइन दीजिए। ऐसा नहीं कि हमको बनना है शिक्षक और हम मेडिकल की तैयारी में लग जाए, बनना है प्रोफेसर, इंजीनियरिंग की तैयारी में लग जाए। एक सही प्रोफेशन के हिसाब से सही मार्गदर्शन, सही गाइडलाइन, ये भी शिक्षण को सफल बनाने में है। ये भी शिक्षण का एक भाग है। सही मार्गदर्शन देना भी शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करने का एक पार्ट है। ये अगर आपने बच्चे को बहुत पढ़ा दिया लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं दिया तो आपका शिक्षण पूरा नहीं हुआ। उसके बाद क्रियाशीलता का अवसर देना, क्योंकि हम लोग जैसा जानते हैं कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तभी से कुछ ना कुछ सीखना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ करना शुरू करते हैं। कभी कागज से घर बनाएंगे, कभी कागज का नाव बनाएंगे। ये नेचुरल होता है, बच्चे में ये प्रक्रिया होती रहती है, ये हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि बच्चे क्रियाशील शुरू से ही होते हैं। जन्म लेते हैं, उसके बाद जब वो चलने फिरने लगते हैं तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ करते रहेंगे।
नया चीज बनाने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे, तो अच्छी बात है, उनको और क्रियाशील बना दीजिए। कुछ ना कुछ बनाते रहने के लिए, कुछ ना कुछ करते रहने का अवसर दीजिए। अब बिल्कुल क्लास के कोने में खड़ा कर दीजिए, चुपचाप बैठा हुआ बच्चा घूम रहा पढ़ रहा है, तो ये शिक्षा नहीं हो सकता। बच्चे को एक्टिव रखिए क्लास में, कभी होमवर्क दीजिए, कभी क्लास वर्क दीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ कराते रहिए बच्चे से, बच्चे को क्रियाशील बना रहिए, एक्टिव बनाए रखिए उसको। ये भी एक क्रियाशील का ही पार्ट। कुछ बनाते रहेगा, कुछ हिसाब किताब करते रहेगा, कुछ लिखते रहेगा, कभी होमवर्क, कभी क्लास वर्क, कभी आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ भी, तो आपके बच्चे एक्टिव रहेंगे। तो ये भी सही शिक्षण का एक भाग है, और आपका फर्ज है, एक शिक्षक का फर्ज होता है। उसके बाद भावी जीवन की तैयारी में सहायक। भावी जीवन का मतलब कि आने वाला जो मेरा जिंदगी है, आने वाला जो मेरा लाइफ है, फ्यूचर लाइफ है, उसकी तैयारी बच्चे किस तरह से करेंगे, उसमें आपको भरपूर योगदान देना है। आने वाले समय का तैयारी बच्चे कैसे करेंगे, अपने लाइफ के बारे में क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे आप पर डिपेंड हैं, आप उनके शिक्षक हैं, तो आप ही बताएंगे कि बच्चे आने वाले समय में अपने जीवन की तैयारी किस तरह से करेंगे। उसके बाद ये था हमारा कुछ मुख्य बिंदु, जो शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने में शिक्षकों का ये सब योगदान होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग क्या होता है और शिक्षण और प्रशिक्षण क्या होता है, दोनों में अंतर कितना है, क्या अंतर है, इस पर चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे।